अध्याय 17 निराशावाद का प्रलोभन, जिन कारणों से मैं कभी नहीं समझ पाया। लोग यह सुनना पसंद करते हैं कि दुनिया नरक में जा रही है। इतिहासकार डिएड्रे मैक्लोस की अधिकांश लोगों के लिए आशावाद सबसे अच्छा दांव है क्योंकि दुनिया ज्यादातर लोगों के लिए बेहतर होती है। लेकिन निराशावाद हमारे दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। निराशावाद आशावाद से अधिक सामान्य नहीं है। यह अधिक स्मार्ट भी लगता है। यह बौद्धिक रूप से लुभावना है और इसने आशावाद की तुलना में अधिक ध्यान दिया है, जिसे अक्सर जोखिम से बेखबर के रूप में देखा जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें परिभाषित करना चाहिए कि आशावाद क्या है। वास्तविक आशावादी यह नहीं मानते कि सब कुछ बढ़िया होगा। वो है प्रसन्नता। आशावाद एक विश्वास है कि अच्छे परिणाम की संभावनाएं समय के साथ आपके पक्ष में हैं, भले ही रास्ते में असफलताएं हों। साधारण विचार यह है कि ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं और चीजों को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और परेशानी पैदा करने के लिए जागने की तुलना में अधिक उत्पादक होते हैं। आशावाद की नींव है। यह जटिल नहीं है, इसकी भी गारंटी नहीं है। यह ज्यादातर लोगों के लिए सबसे उचित शर्त है, ज्यादातर समय। दिवंगत सांख्यिकीविद हैंस रोसलिंग ने इसे अलग तरह से कहा, मैं आशावादी नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही गंभीर संभावनावादी हूँ। अब हम आशावाद के अधिक सम्मोहक भाई बहन पर चर्चा कर सकते हैं। निराशावाद 29 दिसंबर 2008। आधुनिक इतिहास में अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब साल अब बंद होने वाला है। दुनिया भर के शेयर बाजार ढह गए थे। वैश्विक वित्तीय प्रणाली दिन प्रतिदिन जीवन समर्थन पर थी। बेरोजगारी बढ़ रही थी, जैसा कि ऐसा लग रहा था कि वे बदतर नहीं हो सकते। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक कहानी प्रकाशित की जिसमें तर्क दिया गया कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। इसने इगोर पानारिन नाम के एक रूसी प्रोफेसर के दृष्टिकोण पर एक फ्रंट पेज लेख चलाया, जिसके आर्थिक विचार विज्ञान कथा लेखकों के स्वभाव को प्रतिद्वंद्वी करते हैं। जर्नल ने लिखा, जून 2010 के अंत या जुलाई की शुरुआत में, पैनारिन कहते हैं, अमेरिका 6 टुकड़ों में टूट जाएगा, अलास्का रूसी नियंत्रण में वापस आ जाएगा। चीन का हिस्सा हो या चीनी प्रभाव में, टेक्सास द टेक्सास रिपब्लिक का केंद्र होगा, जो राज्यों का एक समूह होगा जो मैक्सिको जाएगा या मैक्सिकन प्रभाव में आएगा। वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क एक अटलांटिक अमेरिका का हिस्सा होंगे जो यूरोपीय संघ में शामिल हो सकते हैं। कनाडा उत्तरी राज्यों के एक समूह को पकड़ लेगा। प्रो पानारिन द सेंट्रल नॉर्थ अमेरिकन रिपब्लिक कहते हैं, उनका सुझाव है कि हवाई जापान या चीन का संरक्षक होगा और अलास्का रूस में शामिल हो जाएगा। 55 यह बैकरूम ब्लॉग या टिनफोइल हैट न्यूज़लेटर की रेलिंग नहीं थी। यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वित्तीय समाचार पत्र के पहले पन्ने पर था। अर्थव्यवस्था के बारे में निराशावादी होना ठीक है, सर्वनाश होना भी ठीक है। इतिहास उन देशों के उदाहरणों से भरा है जो न केवल मंदी का अनुभव कर रहे हैं, बल्कि विघटन भी कर रहे हैं। पैनारिन प्रकार की कहानियों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि उनके ध्रुवीय विपरीत अपमानजनक आशावाद के पूर्वानुमान को शायद ही कभी कयामत के भविष्यवक्ताओं के रूप में गंभीरता से लिया जाता है। 1940 के दशक के अंत में जापान को ही लें। द्वितीय विश्व युद्ध से आर्थिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से हर तरह से हार से राष्ट्र तबाह हो गया था। 1946 में एक भीषण सर्दी के कारण अकाल पड़ा जिसने भोजन को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 800 कैलोरी से कम तक सीमित कर दिया। 56 कल्पना कीजिए कि अगर इस समय के दौरान एक जापानी अकादमिक ने एक समाचार पत्र लेख लिखा था जिसमें कहा गया था, जनाब, सब लोग, हमारे जीवनकाल के भीतर हमारी अर्थव्यवस्था युद्ध की समाप्ति से पहले के आकार के लगभग 15 गुना तक बढ़ जाएगी।
हमारी जीवन प्रत्याशा लगभग दोगुनी हो जाएगी। हमारा शेयर बाजार ऐसे रिटर्न देगा जैसे इतिहास में किसी देश ने शायद ही कभी देखा हो। हम बेरोजगारी को शीर्ष 6% देखे बिना 40 साल से अधिक समय तक चले जाएंगे। हम इलेक्ट्रॉनिक नवाचार और कॉर्पोरेट प्रबंधकीय प्रणालियों में एक विश्व नेता बन जाएंगे। जल्द ही हम इतने अमीर हो जाएंगे कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ सबसे बेशकीमती अचल संपत्ति के मालिक होंगे। वैसे अमेरिकी हमारे सबसे करीबी सहयोगी होंगे और हमारी आर्थिक अंतर्दृष्टि की नकल करने की कोशिश करेंगे। वे संक्षेप में कमरे से बाहर हंसे होंगे और चिकित्सा मूल्यांकन की मांग करने के लिए कहा होगा। ऊपर दिए गए विवरण को ध्यान में रखें कि युद्ध के बाद की पीढ़ी में वास्तव में जापान में क्या हुआ था। लेकिन पैनारिन के विपरीत दर्पण एक तरह से बेतुका लगता है, जो कयामत की भविष्यवाणी नहीं करता है। निराशावाद आशावाद की तुलना में अधिक स्मार्ट और अधिक प्रशंसनीय लगता है। किसी को बताएं कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा और वे या तो आपको चकमा दे सकते हैं या संदेहपूर्ण नजर डाल सकते हैं। किसी को बताएं कि वे खतरे में हैं और आपके पास उनका अविभाजित ध्यान है। अगर कोई चतुर व्यक्ति मुझसे कहता है कि उसके पास स्टॉक पिक है जो अगले साल 10 गुना बढ़ने वाली है, तो मैं तुरंत उन्हें बकवास के रूप में लिखूंगा। यदि कोई व्यक्ति जो बकवास से भरा है मुझसे कहता है कि मेरे पास जो स्टॉक है वो गिरने वाला है क्योंकि यह एक लेखा धोखाधड़ी है, तो मैं अपना कैलेंडर साफ कर दूंगा और उनके हर शब्द को सुनूंगा। कहो कि हमारे पास एक बड़ी मंदी होगी और समाचार पत्र आपको बुलाएंगे। मान ले कि हम औसत वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं और किसी को विशेष रूप से परवाह नहीं है। कहो हम निकट हैं अगला महामंदी और आप टीवी पर आ जाएंगे, लेकिन उल्लेख करें कि अच्छा समय आने वाला है, या बाजारों में चलने के लिए जगह है, या कि एक कंपनी में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। और टिप्पणीकारों और दर्शकों की समान प्रतिक्रिया यह है कि आप या तो एक विक्रेता हैं या जोखिम से अलग हैं। निवेश न्यूज़लेटर उद्योग इसे वर्षों से जानता है और अब एक ऐसे माहौल में काम करने के बावजूद कयामत के भविष्यवक्ताओं से आबाद है, जहां पिछली शताब्दी लाभांश सहित में शेयर बाजार 17,000 गुना बढ़ गया है। यह वितर से परे सच है। मैट रिडले ने अपनी पुस्तक द रैशनल ऑप्टिमिस्ट में लिखा है, निराशावाद का एक निरंतर ढोल आमतौर पर किसी भी विजयी गीत को डुबो देता है। यदि आप कहते हैं कि दुनिया बेहतर हो रही है तो आप भोला और असंवेदनशील कहलाने से दूर हो सकते हैं। यदि आप कहते हैं कि दुनिया बेहतर होती जा रही है तो आपको शर्मनाक रूप से पागल माना जाता है। दूसरी ओर, यदि आप कहते हैं कि आपदा निकट है तो आप मैकार्थर जीनियस पुरस्कार या नोबेल शांति पुरस्कार की भी उम्मीद कर सकते हैं। मेरे अपने वयस्क जीवन काल में निराशावाद के फैशनेबल कारण बदल गए, लेकिन निराशावाद स्थिर था। हंस रोसलिंग ने अपनी पुस्तक फैक्टफुलनेस में लिखा है, मेरे द्वारा पूछे जाने वाले प्रत्येक समूह को लगता है कि दुनिया अधिक भयावह, अधिक हिंसक और अधिक निराशाजनक है। संक्षेप में, अधिक नाटकीय। यह वास्तव में है जब आप महसूस करते हैं कि आर्थिक विकास से लेकर चिकित्सा सफलताओं से लेकर शेयर बाजार में सामाजिक समानता तक हर चीज में मनुष्य जीवन भर कितनी प्रगति कर सकता है, तो आप सोचेंगे कि निराशावाद की तुलना में आशावाद अधिक ध्यान आकर्षित करेगा। और अभी तक निराशावाद का बौद्धिक आकर्षण सदियों से जाना जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1840 के दशक में लिखा था, मैंने देखा है कि वो व्यक्ति नहीं जो दूसरों के निराश होने पर आशा करता है, बल्कि वो व्यक्ति जो दूसरों की आशा से निराश होता है। एक बड़े वर्ग के लोगों द्वारा एक ऋषि के रूप में प्रशंसा की जाती है। सवाल है, क्यों? और यह कैसे प्रभावित करता है कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं? आइए इस आधार को दोहराएं कि कोई भी पागल नहीं है। पैसे के साथ व्यवहार करते समय निराशावाद मोहक होने के वैध कारण हैं।
यह सिर्फ यह जानने में मदद करता है कि वे क्या हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम उन्हें बहुत दूर न ले जाएं। इसका एक हिस्सा सहज और अपरिहार्य है। कन्नमन का कहना है कि नुकसान के प्रति असम्मित घृणा एक विकासवादी ढाल है। वो लिखता है, जब सीधे तुलना की जाती है या एक दूसरे के खिलाफ भारित किया जाता है, तो नुकसान लाभ से बड़ा होता है। सकारात्मक और नकारात्मक अपेक्षाओं या अनुभवों की शक्ति के बीच इस विषमता का एक विकासवादी इतिहास है। जो जीव खतरों को अवसरों से ज्यादा जरूरी मानते हैं, उनके पास जीवित रहने और प्रजनन करने का बेहतर मौका होता है। लेकिन कुछ अन्य चीजें वित्तीय निराशावाद को आशावाद की तुलना में आसान, सामान्य और अधिक प्रेरक बनाती हैं। एक यह है कि पैसा सर्वव्यापी है, इसलिए कुछ बुरा हो रहा है जो सभी को प्रभावित करता है और सभी का ध्यान आकर्षित करता है। यह सच नहीं है, कहते हैं। मौसम। फ्लोरिडा पर आने वाला एक तूफान 92% अमेरिकियों के लिए कोई सीधा जोखिम नहीं रखता है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर मंदी का असर आपके सहित हर एक व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए ध्यान दें, यह शेयर बाजार के रूप में विशिष्ट कुछ के लिए जाता है। आधे से ज्यादा अमेरिकी परिवारों के पास सीधे स्टॉक हैं। 57 यहाँ तक जो नहीं करते हैं, उनमें से भी। शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को मीडिया में इतनी भारी बढ़ावा दिया जाता है कि डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज स्टॉक कम घर का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला आर्थिक बैरोमीटर हो सकता है। शाम की खबरों में 1% की तेजी वाले शेयरों का संक्षेप में उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर रक्त लाल रंग में लिखे गए बोल्ड ऑल कैप्स अक्षरों में 1% की गिरावट की सूचना दी जाएगी। विषमता से बचना कठिन है, और जबकि कुछ सवाल या यह समझाने की कोशिश करते हैं कि बाजार क्यों ऊपर चला गया, क्या इसे ऊपर नहीं जाना चाहिए? लगभग हमेशा यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि यह नीचे क्यों गया। क्या निवेशक आर्थिक विकास को लेकर चिंतित हैं? क्या फेड ने चीजों को फिर से खराब कर दिया? क्या राजनेता गलत निर्णय ले रहे हैं? क्या कोई और जूता गिराना है? गिरावट क्यों हुई, इसके बारे में वर्णन करने से उनके बारे में बात करना, चिंता करना और आगे क्या होगा, इसके बारे में एक कहानी तैयार करना आसान हो जाता है आमतौर पर। उसी के बारे में अधिक, यहाँ तक अगर आपके पास स्टॉक नहीं है, तो भी इस तरह की चीजें आपका ध्यान आकर्षित करेंगी। 1929 की महान दुर्घटना की पूर्व संध्या पर केवल 2.5% अमेरिकियों के पास स्टॉक था, जिसने महामंदी को जन्म दिया। लेकिन अधिकांश अमेरिकियों ने अगर दुनिया नहीं तो आश्चर्य में देखा क्योंकि बाजार गिर गया, यह सोचकर कि यह उनके अपने भाग्य के बारे में क्या संकेत देता है। यह सच था कि आप वकील थे या किसान या कार मैकेनिक। इतिहासकार एरिक रॉचवेल लिखते हैं, मूल्य में इस गिरावट ने केवल कुछ अमेरिकियों को तुरंत प्रभावित किया, लेकिन दूसरों ने बाजार को इतनी बारीकी से देखा था और इसे अपने भाग्य के सूचकांक के रूप में माना था कि उन्होंने अचानक अपनी अधिकांश आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया था। अर्थशास्त्री के रूप में जोसेफ शुपीटर ने बाद में लिखा, लोगों को लगा कि उनके पैरों के नीचे की जमीन रास्ता दे रही है। 58 दो विषय हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, चाहे आप उनमें रुचि रखते हो या नहीं। पैसा और स्वास्थ्य। जबकि स्वास्थ्य के मुद्दे व्यक्तिगत होते हैं, पैसे के मुद्दे अधिक व्यवस्थित होते हैं। एक कनेक्टेड सिस्टम में जहां एक व्यक्ति के फैसले हर किसी को प्रभावित कर सकते हैं। यह समझ में आता है कि वित्तीय जोखिम क्यों सुर्खियों में आते हैं और कुछ अन्य विषयों पर ध्यान आकर्षित करते हैं। एक और यह है कि निराशावादी अक्सर बाजार के अनुकूल होने के हिसाब के बिना वर्तमान प्रवृत्तियों का विस्तार करते हैं। 2008 में पर्यावरणविद लेस्टर ब्राउन ने लिखा, 2030 तक चीन को एक दिन में 98 मिलियन बैरल तेल की आवश्यकता होगी। दुनिया वर्तमान में एक दिन में 85 मिलियन बैरल का उत्पादन कर रही है और इससे अधिक उत्पादन कभी नहीं हो सकता है।
वहां दुनिया के तेल भंडार जाते हैं। 59 वो सही है। उस परिदृश्य में दुनिया में तेल खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाजार कैसे काम करता है। अर्थशास्त्र में एक लोहे का कानून है। बेहद अच्छी और बेहद बुरी परिस्थितियां शायद ही कभी लंबे समय तक रहती हैं, क्योंकि आपूर्ति और मांग कठिन से पूर्वानुमान के तरीकों से अनुकूल होती है। गौर कीजिए कि ब्राउन की भविष्यवाणी के तुरंत बाद तेल का क्या हुआ। तेल की कीमतें 2008 में बढ़ती वैश्विक मांग के रूप में बढ़ीं। इसका अधिकांश हिस्सा चीन से संभावित उत्पादन तक बढ़ गया। एक बैरल तेल 2001 में $20 और 2008.60 तक $138 में बिका। नई कीमत का मतलब था ड्रिलिंग तेल जमीन से सोना खींचने जैसा था। तेल उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन नाटकीय रूप से बदल गया। मुश्किल से टैप होने वाली तेल आपूर्ति जो $20 प्रति बैरल की लड़ाई के लायक नहीं थे। ड्रिलिंग की लागत ने उस कीमत की भरपाई नहीं की जिसके लिए आप इसे बेच सकते थे। अब जीवन भर का बोनस बन गया है कि आप $138 के लिए एक बैरल बेच सकते हैं। इसने नई फ्रैकिंग और क्षैतिज ड्रिलिंग प्रौद्योगिकियों की वृद्धि को जन्म दिया। पूरे मानव इतिहास के लिए पृथ्वी के पास लगभग समान मात्रा में तेल भंडार है। और हम जानते हैं कि कुछ समय के लिए तेल के बड़े भंडार कहाँ हैं। हमारे पास कौन सी तकनीक है जो हमें आर्थिक रूप से सामान को जमीन से बाहर निकालने देती है। तेल इतिहासकार डैनियल येरगिन लिखते हैं, संयुक्त राज्य में तेल भंडार का 86% खोज के समय के अनुमानों का परिणाम नहीं है, बल्कि उन संशोधनों का है जो हमारी तकनीक में सुधार होने पर आते हैं। 2008 में फ्रैकिंग शुरू होने के बाद भी ऐसा ही हुआ। अकेले संयुक्त राज्य में तेल उत्पादन 2008 में लगभग 5 मिलियन बैरल प्रति दिन से बढ़कर 2019 तक 13 मिलियन हो गया। 61 विश्व तेल उत्पादन अब प्रति दिन 100 मिलियन बैरल से अधिक है, ब्राउन की तुलना में लगभग 20% अधिक है। माना उच्च अंक था। 2008 में तेल प्रवृत्तियों का अनुमान लगाने वाले एक निराशावादी के लिए निश्चित रूप से चीजें खराब दिख रही थीं। एक यथार्थवादी के लिए जो यह समझता था कि आवश्यकता सभी आविष्कारों की जननी है, यह बहुत कम डरावना था। यह मानते हुए कि कुछ बदसूरत रहेगा एक आसान पूर्वानुमान है, और यह प्रेरक है, क्योंकि इसके लिए दुनिया को बदलने की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समस्याएं ठीक हो जाती हैं और लोग अनुकूल हो जाते हैं। धमकी समान परिमाण में समाधान को प्रोत्साहित करती है। यह आर्थिक इतिहास का एक सामान्य कथानक है जिसे निराशावादियों द्वारा बहुत आसानी से भुला दिया जाता है, जो सीधी रेखाओं में भविष्यवाणी करते हैं। 1/3 यह है कि प्रगति बहुत धीमी गति से होती है, लेकिन असफलताओं को अनदेखा करना बहुत जल्दी होता है। रातों रात बहुत सारी त्रासदी हैं। रातों रात चमत्कार विरले ही होते हैं। 5 जनवरी 1889 को डिट्रॉइट फ्री प्रेस ने लंबे समय से रखे गए सपने के खिलाफ धक्का दिया कि मनुष्य एक दिन पक्षी की तरह उड़ सकता है। हवाई जहाज, कागज ने लिखा, असंभव दिखाई दें। आवश्यक ईंधन और इंजीनियर के साथ एक उड़ने वाली मशीन का सबसे छोटा संभव वजन 300 या 400 पाउंड से कम नहीं हो सकता। उड़ने के लिए एक जानवर, प्रकृति इस सीमा तक पहुंच गई है और अपने पूरे प्रयास से इसे पार करने में विफल रही है। 6 महीने बाद ऑरवेल राइट ने अपने भाई विल्बर टिंकर को अपने पिछवाड़े के शेड में एक प्रिंटिंग प्रेस बनाने में मदद करने के लिए हाई स्कूल से बाहर कर दिया। यह भाइयों का पहला संयुक्त आविष्कार था। यह उनका आखिरी नहीं होगा। अगर आपको 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों की सूची बनानी हो तो हवाई जहाज नंबर 1 नहीं तो कम से कम टॉप 5 तो होगा ही। हवाई जहाज ने सब कुछ बदल दिया। इसने विश्व युद्ध शुरू किए। इसने विश्व युद्धों को समाप्त किया। यह दुनिया को जोड़ता है, शहरों और ग्रामीण समुदायों के बीच की खाई को पाटता है।
महासागर और देश। लेकिन पहला विमान बनाने की राइट ब्रदर्स की खोज की कहानी में एक आकर्षक मोड़ है। उड़ान पर विजय प्राप्त करने के बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी को परवाह नहीं लग रही थी। अमेरिकी इतिहास पर अपनी 1952 की पुस्तक में फ्रेडरिक लुइस एलन ने लिखा, राइट्स क्या कर रहे थे? जनता को यह समझने से पहले कई साल बीत गए। लोग इतने आश्वस्त थे कि उड़ना असंभव था कि 1905 में डेटन, ओहियो के बारे में उन्हें उड़ते हुए देखने वालों में से अधिकांश ने फैसला किया कि उन्होंने जो देखा वो बिना किसी महत्व के कुछ चाल होना चाहिए, कुछ हद तक जैसा कि आज ज्यादातर लोग टेलीपैथी के प्रदर्शन को मानते हैं। कहते हैं, मई 1908 तक राइट की पहली उड़ान के लगभग 4.5 साल बाद अनुभवी पत्रकारों को यह देखने के लिए भेजा गया था कि वे क्या कर रहे हैं। अनुभवी संपादकों ने इन पत्रकारों के उत्साहजनक प्रेषणों को पूर्ण विश्वास दिया, और दुनिया आखिरकार इस तथ्य से जाग गई कि मानव उड़ान सफलतापूर्वक पूरी हो गई थी। लोगों द्वारा विमान के आश्चर्य को पकड़ने के बाद भी उन्होंने इसे वर्षों तक कम करके आंका। पहले इसे मुख्य रूप से एक सैन्य हथियार के रूप में देखा जाता था, फिर एक अमीर व्यक्ति का खिलौना, तब शायद कुछ लोगों को ले जाया करते थे। वॉशिंगटन पोस्ट ने 1909 में लिखा था, वाणिज्यिक हवाई मालवाहक जैसी कोई चीज कभी नहीं होगी। फ्रेट अपने धीमे वजन को रोगी पृथ्वी पर खींचना जारी रखेगी। पहले मालवाहक विमान ने 5 महीने बाद उड़ान भरी। अब उस धीमी, वर्षों लंबी जागृति की तुलना हवाई जहाज के बारे में आशावादी बनने से करें कि लोग कॉर्पोरेट दिवालियापन की तरह निराशावाद के ड्राइवरों पर कितनी जल्दी ध्यान देते हैं। यह एक बड़ा युद्ध या एक विमान दुर्घटना। राइट के विमान का पहला उल्लेख 1908 में आया था, जब एक प्रदर्शन उड़ान के दौरान थॉमस सेल्फ्रिज नाम के एक आर्मी लेफ्टिनेंट की मौत हो गई थी। 62 विकास चक्रवृद्धि द्वारा संचालित होता है, जिसमें हमेशा समय लगता है। विनाश विफलता के एकल बिंदुओं से प्रेरित होता है, जो सेकंड में हो सकता है, और आत्मविश्वास की हानि, जो एक पल में हो सकती है। निराशावाद के इर्द गिर्द एक कथा बनाना आसान है क्योंकि कहानी के टुकड़े नए और अधिक हाल के होते हैं। आशावादी आख्यानों के लिए इतिहास और विकास के एक लंबे खंड को देखने की आवश्यकता होती है, जिसे लोग भूल जाते हैं और एक साथ रखने के लिए अधिक प्रयास करते हैं। चिकित्सा की प्रगति पर विचार करें। पिछले साल को देखते हुए आपका कुछ अच्छा नहीं होगा। कोई भी एक दशक ज्यादा बेहतर नहीं करेगा, लेकिन पिछले 50 वर्षों को देखें तो कुछ असाधारण दिखाई देगा। उदाहरण के लिए, हृदय रोग से प्रति व्यक्ति आयु समायोजित मृत्यु दर में 70% से अधिक की गिरावट आई है 1965। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार 63 हृदय रोग से होने वाली मृत्यु में 70% की गिरावट प्रति वर्ष आधे मिलियन अमेरिकी जीवन को बचाने के लिए पर्याप्त है। चित्र अटलांटा की जनसंख्या हर साल बचाई गई, लेकिन चूंकि यह प्रगति इतनी धीमी गति से हुई है, ये आतंकवाद, विमान दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं जैसे त्वरित, अचानक नुकसान की तुलना में कम ध्यान आकर्षित करती है। हमारे पास सप्ताह में 5 बार कैटरीना तूफान हो सकता है। हर हफ्ते कल्पना करें कि कितना ध्यान मिलेगा, और यह पिछले 50 वर्षों में हृदय रोग में गिरावट से बचाए गए वार्षिक जीवन की संख्या को ऑफसेट नहीं करेगा। यही बात व्यवसाय पर भी लागू होती है, जहां यह महसूस करने में वर्षों लग जाते हैं कि कोई उत्पाद या कंपनी कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन विफलताएं रातों रात हो सकती हैं। और शेयर बाजारों में, जहां 6 महीने में होने वाली 40% गिरावट कांग्रेस की जांच को आकर्षित करेगी, लेकिन 140% लाभ जो 6 वर्षों में होता है, वस्तुतः किसी का ध्यान नहीं जा सकता है। और करियर में, जहां प्रतिष्ठा बनाने में जीवन भर और नष्ट करने के लिए एक ईमेल लगता है,
निराशावाद का छोटा दंश प्रबल होता है, जबकि आशावाद का शक्तिशाली खिंचाव किसी का ध्यान नहीं जाता है। यह इस पुस्तक में पहले बताए गए एक महत्वपूर्ण बिंदु को रेखांकित करता है। निवेश में आपको सफलता की कीमत की पहचान करनी चाहिए, विकास की लंबी पृष्ठभूमि के बीच अस्थिरता और हानि, और इसे भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 2004 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का साक्षात्कार लिया, जिनकी लाइलाज मोटर न्यूरॉन बीमारी ने उन्हें लकवा मार दिया और 21 साल की उम्र में बात करने में असमर्थ हो गए। हॉकिंग ने अपने कंप्यूटर के माध्यम से साक्षात्कारकर्ता को बताया कि वो लोगों को रखने के लिए किताबें बेचने के लिए कितने उत्साहित हैं। क्या आप हमेशा इतने खुशमिजाज रहते हैं? टाइम्स ने पूछा। जब मैं 21 साल का था तब मेरी उम्मीदें शून्य हो गई थीं। तब से सब कुछ एक बोनस रहा है, उन्होंने जवाब दिया। चीजों के महान होने की अपेक्षा करने का अर्थ है सबसे अच्छी स्थिति जो सपाट महसूस होती है। निराशावाद उम्मीदों को कम करता है, संभावित परिणामों और उन परिणामों के बीच की खाई को कम करता है जिनके बारे में आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। शायद इसलिए यह इतना मोहक है। चीजों के खराब होने की उम्मीद करना सुखद आश्चर्य करने का सबसे अच्छा तरीका है जब वे नहीं होते हैं। जो विडंबना यह है कि आशावादी होने के लिए कुछ है। अब कहानियों के बारे में एक छोटी सी कहानी।